हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फार्मेसी वाला भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आधा पोर्शन तो हमने पढ़ लिया है और आधा पोर्शन जो बाकी था वो आज हम करने जा रहे हैं। तो आज हम जनरल एनास्थेटिक को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा टॉपिक है क्या? जनरल एनास्थेटिक। क्या है? जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या कि जनरल एनास्थेटिक में एक तो हम पढ़ेंगे कि जनरल एनास्थेटिक क्यों यूज करते हैं। ओके, जनरल एनास्थेटिक के बारे में इसको बोला जाता है कि डिस्क्रिप्शन में ही आ जाएगा ये सब। डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद में आती है अपनी स्टेज ऑफ एनास्थेसिया, यानी कि स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। स्टेज के बाद में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन के बाद में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में देखें तो हमारा फाइनल रहेगा प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। क्या रहेगा? प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो जनरल एनास्थेटिक का डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जनरल एनास्थेटिक्स यूज क्यों करते हैं कि जब हम एक तो हम मेजर सर्जरी करते हैं तो जनरल एनास्थेटिक यूज करते हैं। जनरल एनास्थेटिक जब हम यूज करते हैं तो वाइटल फंक्शंस की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। जनरल एनास्थेटिक जब हम यूज करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी टाइम तक एक वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, उसको वहीं पर आइसोलेट किया जाता है और वहाँ उसकी एक्चुअल सर्जरी चलती है। और एक्चुअल सर्जरी के बाद में जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो सर्जरी के कंप्लीट होने के बाद में उसका रिहेबिलिटेशन होके और फिर बाद में पेशेंट ठीक होके घर आता है। ठीक है, तो ये होता है मेनली। अब इसको हम ये सारी जो प्रोसेस होती है उसको हम बांटते हैं स्टेज में। तो स्टेज में हमने देखा स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डेलिरियम, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थेसिया, और स्टेज जो फोर्थ है वो होती है मेडुलरी पैरालिसिस। अब स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया की बात करें तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया होता है कि इसमें क्या होता है कि हम एनास्थेटिक इंजेक्ट करते हैं, या मतलब या तो इंजेक्ट करें या फिर इनहेलेशन से लें। तो क्या उसका जो एनास्थेसिया जो बेहोशी आने लगती है तो ये तो स्टार्ट होता है कब? ये तो होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज आती है स्टेज ऑफ डेलिरियम एंड एक्साइटमेंट। इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में होता है कि पेशेंट को अपने चारों ओर के जो एनवायरनमेंट को देखकर उसको टेंशन होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है कि भाई उसके चारों तरफ थोड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार उसको मतलब चेक वेक करके जा रहे हैं, इसका ऑपरेशन शुरू करना है। तो उसको थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है कि आप तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा वैसा उसको फीलिंग आती है। इसके बाद में आती है सर्जिकल एनाल्जेसिया और सर्जिकल फेज। तो सर्जिकल फेज में क्या होता है कि पेशेंट की एक्चुअल सर्जरी की जाती है और सर्जिकल स्टेज में ही पेशेंट की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, उसको रिहेबिलिटेशन किया जाता है, होश में लाया जाता है। और कभी कभी बाय द वे क्या होता है कि पेशेंट के ऊपर ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ने से क्या होता है कि मेडुला जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें मेडुलरी पैरालिसिस, ब्रेन पैरालाइज हो जाता है। और इसके बाद इसमें क्या हो जाती है, इसमें पेशेंट की
डेथ हो जाती है। तो ये थी हमारी स्टेज ऑफ एनास्थेसिया। स्टेज ऑफ एनास्थेसिया हमने देख ही ली। इसके बाद में हम देखेंगे ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो अब पढ़ते हैं ड्रग का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसके बाद में हम देखेंगे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो आओ देखते हैं जनरल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ओके। अब हमारा टॉपिक है आज का जो है जनरल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन। जनरल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन हम दो ब्रॉड कैटेगरीज इसमें करते हैं जनरल एनास्थेटिक का। तो एक तो होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन उसको इनकी इनहेल किया जाता है नेजल में या ओरल इनहेलेशन, और एक होता है वो इंट्रावीनस। तो एक तो होता है इनहेलेशन और एक हम यूज करते हैं इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जो आईवी में इंजेक्ट करवाते हैं। तो एक तो कौन सा हो गया इनहेलेशन, उसको इनहेल करते हैं, और एक हो गया इंट्रावीनस, उसको आईवी में इंजेक्ट करवाते हैं, वेन में इंजेक्ट करवाते हैं। अब इनहेलेशन है उसको फर्दर 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो एक तो होता है गैस, जो गैस कौन सी यूज आती है, और एक आती है कैटेगरी वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स ओके, गैस और वोलेटाइल ऑयल्स। और जो आईवी है इंट्रावीनस यूज करते हैं उसको भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो इंड्यूसिंग एजेंट्स और स्लोली एक्टिंग। इंड्यूसिंग एजेंट और स्लोली एक्टिंग। तो ये थी हमारी कैटेगरी देखी। इनहेलेशन इंट्रावीनस, इनहेलेशन में गैस वोलेटाइल ऑयल। इंट्रावीनस की बात करें तो इंड्यूसिंग एजेंट और स्लोली एक्टिंग। अब बात करें गैस, तो गैस में एक ही ड्रग आती है, वो हमारी आती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी आती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें तो होता है N2O। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है और इसका फॉर्मूला क्या है? N2O। अब इसको एक दूसरे नाम से बोला जाता है, वो क्या है? लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस। अब बात करते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड को जो हम स्टोर करते हैं, वो स्टोर किस में करते हैं? तो इसको सप्लाई करते हैं तो सप्लाई इन ब्लू सिलेंडर। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड का देखा हमने, एक ड्रग आती है नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो N2O, और उसको जो दूसरा नाम है वो बोला जाता है लाफिंग गैस। और सप्लाई किस में करते हैं? यहाँ पर सप्लाई इन ब्लू सिलेंडर में करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड का साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट होता है हाइपोक्सिया। क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपोक्सिया, यानी कि यह जो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देती है। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देती है। तो इस कमी, जैसे ऑक्सीजन, अपन को पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड यूज करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी करेगी, सीधी बात है। तो हम क्या करेंगे कि जो साथ में जब हम नाइट्रस ऑक्साइड हम पता है यूज करनी है, तो यूज करेंगे तो हम क्यों ना एक ऐसा काम करें कि हमको हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की कमी ही ना हो। तो क्या होता है कि हम यूज करते हैं
नाइट्रस ऑक्साइड है इसके साथ में किसका मिक्सचर यूज करते हैं, ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन साथ में देते हैं। तो अब इनका क्या प्रोपोर्शन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, जो इसका जो प्रोपोर्शन जो पूछ लेता है, तो जैसे हाइपोक्सिया करती है, और हाइपोक्सिया से ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन यूज करते हैं। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड N2O के साथ में ऑक्सीजन यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जनरल एनास्थेटिक है उसके साथ में हम ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो आंसर सीधा है कि नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में ही ऑक्सीजन यूज करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि वो बॉडी में जाकर हाइपोक्सिया करता है और ऑक्सीजन की कमी करता है। अब इसका जो प्रोपोर्शन जो होता है किस रेशियो में यूज करते हैं, 70% तो हम यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और जो 30% हम यूज करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन। तो ये तो बात हुई हमारी नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशनल गैस, जनरल एनास्थेटिक, और इसका फॉर्मूला N2O, इसका अदर नेम लाफिंग गैस क्या करता है, ये करता है हाइपोक्सिया करता है। और हाइपोक्सिया को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, 70% नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में 30% ऑक्सीजन यूज करते हैं ताकि हाइपोक्सिया ना हो। और एक हमने देखा कि यह ब्लू सिलेंडर में सप्लाई होती है। तो इतनी बात थी हमारी नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। तो ये था हमारा इनहेलेशनल गैस एनास्थेटिक। अब हम देखते हैं इनहेलेशनल वोलेटाइल ऑयल। तो वोलेटाइल ऑयल के बारे में अब हम देखें कि वोलेटाइल ऑयल के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल पढ़े हम वोलेटाइल ऑयल के। वोलेटाइल ऑयल के जो एग्जाम्पल है उसमें आता है ईथर। क्या आता है, ईथर। एक तो आता है ईथर, एक आता है हेलोथेन, ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, और एक आता है डैश फ्लूरेन। क्या आता है, अब हमने इनहेलेशनल और गैस में एक ड्रग देखी, एक ही है नाइट्रस ऑक्साइड। और इसके बाद में जो इनहेलेशनल, और इनहेलेशनल में भी वोलेटाइल ऑयल एक कैटेगरी आती है। जो इनहेलेशनल में वोलेटाइल ऑयल जो कैटेगरी आती है उसमें आती है ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन। इसमें केवल 5 ड्रग्स आती हैं। कौन कौन सी, ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन। अब हम देखेंगे इनके बारे में। तो बात करें ईथर की, तो ईथर क्या होता है, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। ओके, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। और जो ईथर का साइड इफेक्ट आता है वो आता है, क्या आता है, ईथर होता है इरिटेंट। ओके, ईथर क्या होता है, इरिटेंट होता है। अब हमने जो वोलेटाइल ऑयल में ईथर के बारे में बात कर रहे थे। ईथर होती है इरिटेंट नेचर की होती है, और ईथर का फॉर्मूला है क्या, ROR। इसके बाद में हम देखेंगे हेलोथेन। अब हेलोथेन का जो क्या केमिकल नेम है वो भी इंपॉर्टेंट है। हेलोथेन का नाम आ जाता है कई बार नोमेनक्लेचर में। तो हेलोथेन को क्या बोलते हैं, 2-क्लोरो 2-ब्रोमो 1-1-1, 2-क्लोरो 2-ब्रोमो 1-1-1 ट्राइफ्लोरो ईथेन, मीथेन नहीं, ईथेन। तो क्या है, हेलोथेन को क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है, 2-क्लोरो 2-ब्रोमो
111 ट्राइफ्लोरोइथेन, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 111 ट्राइफ्लोरोइथेन। और जो हेलोथेन का जो अब हम साइड इफेक्ट जो हम देखेंगे, तो हेलोथेन के साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेलोथेन का जो साइड इफेक्ट आता है वो आता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। क्या आता है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइपरथर्मिया से ही डेथ हो जाती है। और मैलिग्नेंट का मतलब है कैंसीरियस। जो कैंसर होता है ना, मैलिग्नेंट दो तरीके सेल में जो सेल इनलार्जमेंट करती हैं खुद का, तो खुद के इनलार्जमेंट में दो तरीके से इनलार्जमेंट होता है, एक तो बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। अब बिनाइन का मतलब जो सेल में ग्रोथ तो कर रही है लेकिन कैंसर नहीं होगा उससे। नॉन कैंसरियस सेल जो होती है उनको बिनाइन बोलते हैं, और जो कैंसरियस सेल होती है या जिनके इनलार्जमेंट से कैंसर होता है उसको बोला जाता है मैलिग्नेंट। अब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट का मतलब आप समझ गए, और हाइपरथर्मिया का मतलब है बॉडी, हाइपरथर्मिया का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाना। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किसका साइड इफेक्ट है? अगर एग्जाम में आए तो क्या करना है? हेलोथेन। अगर हमसे पूछे कि हेलोथेन इंड्यूस्ड मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ट्रीटेड विद, कि मैलिग्नेंट के द्वारा जो हेलोथेन के द्वारा जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है उसको ट्रीट किससे करते हैं, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी आती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो वो आती है डेंट्रोलीन। क्या आती है? डेंट्रोलीन आती है। तो ये थी हमारी हेलोथेन के बारे में बात। हेलोथेन के बारे में हमने देखा कि हेलोथेन जो है 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 111 ट्राइफ्लोरोइथेन। हेलोथेन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और इसके साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेंट्रोलीन। और बात करें डेंट्रोलीन की, तो डेंट्रोलीन एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है। अब बात करते हैं हम आइसोफ्लुरेन, जो नेक्स्ट ड्रग आती है, एक आइसोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन, इसका साइड इफेक्ट पूछ लेते हैं कई बार कि किस ड्रग का साइड इफेक्ट सीजर है या किस ड्रग का साइड इफेक्ट एपिलेप्सी है। तो एपिलेप्सी को ही सीजर बोलते हैं। तो जैसे सीजर, वैसे तो हम एक अलग से ड्रग पढ़ी थी हमने, और एपिलेप्सी का ही क्या है? सीजर। एपिलेप्सी का साइड इफेक्ट पूछ लेते हैं तो वो क्या है? आइसोफ्लुरेन का साइड इफेक्ट पूछा जाता है कई बार। तो आइसोफ्लुरेन का मतलब क्या है? आइसोफ्लुरेन का साइड इफेक्ट क्या है? सीजर। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि साइड इफेक्ट ऑफ आइसोफ्लुरेन क्या है? सीजर। आइसोफ्लुरेन किस कैटेगरी की ड्रग है? वोलेटाइल ऑयल और इनहेलेशन। ओके, तो ये थी हमारी इनहेलेशनल एनास्थेटिक। इसके बाद में सीओफ्लुरेन और डेसफ्लुरेन भी इसी कैटेगरी की ड्रग हैं, तो उनका नाम ही काफी है। इसके बाद में हम देखेंगे जो इंट्रावीनस एनास्थेटिक थे। इंट्रावीनस एनास्थेटिक जो हम देखेंगे उनमें दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इंट्रावीनस में एक तो स्लोली एक्टिंग और इंड्यूसिंग एजेंट। तो इंट्रावीनस यानी कि जो आईवी यूज करते हैं, इसको हमने फर्दर दो कैटेगरी में बांटा था। कौन कौन सी? एक तो इंड्यूसिंग एजेंट। कौन सी कैटेगरी? इंड्यूसिंग एजेंट। इंड्यूसिंग एजेंट और स्लोली एक्टिंग। इंड्यूसिंग एजेंट और स्लोली एक्टिंग। इंड्यूसिंग एजेंट और स्लोली एक्टिंग दो कैटेगरी। अब स्लोली एक्टिंग इधर है तो इंड्यूसिंग एजेंट को ही क्या बोला जाता है? कई बार फास्टली एक्टिंग भी बोला जाता है। तो इंड्यूसिंग एजेंट और स्लोली एक्टिंग। अब बात करें इंड्यूसिंग एजेंट में ड्रग कौन कौन सी आती है, तो हमको याद करना है, सीधा सा याद करना है, टीईपी टैप यानी नल, टीईपी टैप यानी नल। तो हमको टीईपी से ही याद करना है। टी में से ड्रग आती है, वो आती है थायोपेंटोन। इसके बाद में ई से आती है ड्रग एटोमीडेट। कौन सी ड्रग आती है? एटोमीडेट। और एटोमीडेट के बाद में ड्रग आती है प्रोपोफोल। कौन सी ड्रग आती है?
प्रोपोफोल, तो 3 ड्रग आ गई, थायोपेंटोन, एटोमिडेट, प्रोपोफोल, थायोपेंटोन, एटोमिडेट, प्रोपोफोल। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। और स्लोली एक्टिंग में जो ड्रग आती हैं उनमें आती है डायजीपाम, डायजीपाम, फेंटेनाइल, और एक जो लास्टली आती है वो आती है कीटामाइन। ओके, तो इंड्यूसिंग एजेंट जो फास्टली एक्टिंग होती है उसमें मैंने आपको बताया टैप से याद करना है, टैप, थायोपेंटोन और एटोमिडेट और प्रोपोफोल, डायजीपाम, फेंटेनाइल और कीटामाइन। अब जो इनमें से ही क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि थायोपेंटोन क्या है। थायोपेंटोन हम पढ़ेंगे एक बेंजोडाई एजेपाइन है। थायोपेंटोन क्या है? बेंजोडाई एजेपाइन है। और बात करें डायजीपाम की तो डायजीपाम भी बेंजोडाई एजेपाइन है, BZDS। ओके, अब एक तो ये हो गया। अब थायोपेंटोन है, थायोपेंटोन का साइड इफेक्ट पूछ लिया जाता है कि थायोपेंटोन का साइड इफेक्ट क्या है। जैसे बात करें थायोपेंटोन, थायोपेंटोन तो थायोपेंटोन का साइड इफेक्ट है सीवियरिंग एंड लैरिंगोस्पाज्म। क्या है? सीवियरिंग एंड लैरिंगोस्पाज्म, सीवियरिंग एंड लैरिंगोस्पाज्म। यानी कि सीवियरिंग का मतलब तो क्या होता है? सीवियरिंग का मतलब होता है कपकपी होना, कप आना। जैसे सर्दियों में कपकपी लगती है, ऐसे सीवियरिंग का मतलब होता है कपकपी। और लैरिंगोस्पाज्म का मतलब है जो हमारे गले में लैरिंग्स है, लैरिंग्स में क्या हो जाती है? ऐंठन हो जाती है। तो सीवियरिंग एंड लैरिंगोस्पाज्म किसका साइड इफेक्ट है? थायोपेंटोन का। थायोपेंटोन क्या है? बेंजोडाई एजेपाइन है। और थायोपेंटोन किस कैटेगरी की ड्रग है? इंट्रावीनस और इंड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये थी हमारी थायोपेंटोन। थायोपेंटोन के बाद में एटोमिडेट का नाम ही काफी है। और इसके बाद में हम ड्रग देखेंगे प्रोपोफोल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता। प्रोपोफोल में इतना ही आता है कि ये प्रोपोफोल को कैसे यूज करते हैं? एज OW इमल्शन। ओके, एज OW इमल्शन। तो आने वाले क्वेश्चन क्या है कि बेंजोडाइजेपाइन कौन सा है? थायोपेंटोन। और इसमें से क्या आ सकता है कि प्रोपोफोल है, कौन सा जनरल एनास्थेटिक है, उसको एज इमल्सन हम यूज करते हैं, एज एन इमल्सन की तरह यूज करते हैं। तो वो कौन सा है? प्रोपोफोल। तो ये हमारी हुई इंड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं स्लोली एक्टिंग में डायजीपाम है। तो डायजीपाम तो आपको सीधी सी बात है, सबको पता है डायजीपाम बेंजोडाई एजेपाइन है। इसके बाद फेंटेनाइल के बारे में बात करें तो ये ओपोइड डेरिवेटिव है। ओके, इसके बारे में इतना ही। फेंटेनाइल ओपोइड डेरिवेटिव है। और कीटामाइन का भी नाम ही काफी है कि भाई कीटामाइन किस में यूज करते हैं? जनरल एनास्थेटिक है और स्लोली एक्टिंग जनरल एनास्थेटिक है। ठीक है, अब जैसे अब हम थोड़ा सा देखें कि कीटामाइन का जैसे अलग से और यूज है, तो कीटामाइन का और यूज क्या है? कीटामाइन लो बीपी को ट्रीट करने में क्या काम आता है? कीटामाइन। और लो बीपी के अलावा किस में यूज करते हैं हम? एडिमा। कीटामाइन का यूज क्या है? हम एक तो क्या यूज है? जनरल एनास्थेटिक तो है ही है। इसके बाद में लो बीपी यानी कि हाइपोटेंशन में और एडिमा में हम यूज करते हैं कीटामाइन। अब कीटामाइन एक जो कीटामाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन कौन सा आता है कि डिसोसिएटिव एनास्थेसिया किसके साथ होता है? डिसोसिएटिव एनास्थेसिया होता है कीटामाइन के साथ में। कीटामाइन, तो कीटामाइन के बारे में अगर हमसे बात करें तो हम बताएंगे कि कीटामाइन
कीटामाइन इंट्रावीनस जनरल एनास्थेटिक है। कीटामाइन हाइपोटेंशन में यूज करते हैं, लो बीपी और एडिमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और कीटामाइन क्या होता है? डिसोसिएटिव एनास्थेसिया। तो डिसोसिएटिव एनास्थेसिया का नाम आते ही हमको कीटामाइन उत्तर लगाना है। कई बार एग्जाम्स में, सेंट्रल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि डिसोसिएटिव एनास्थेसिया इज रिलेटेड विद, तो हमें ऑप्शन में मिलेंगे कीटामाइन मिलेगा, एक और ड्रग इसमें से मिल जाएंगी और दो ड्रग किसी और कैटेगरी में से मिल जाएंगी। तो डिसोसिएटिव एनास्थेसिया इज कॉमनली सीन विद, तो सीधी सी बात है कीटामाइन उत्तर आएगा। तो ये थी हमारे ड्रग का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फाइनली क्या देखेंगे हम? प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इसका मैकेनिज्म जो एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल ही सिंपल है, हमें कुछ भी याद नहीं करना। हमें तो जनरल एनास्थेटिक का जी और एनास्थेटिक का ए याद रखना है। तो जनरल एनास्थेटिक जैसे ऐसे याद करना है, जनरल एनास्थेटिक भी नहीं, हमें तो पता है कि भाई हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें स्टेट से, भूगोल से, इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जी के बोला जाता है। तो हमें तो सिर्फ जी और के, केवल क्या याद रखना है? जी के। तो जी से आ जाएगा जनरल एनास्थेटिक, इससे क्या हो जाएगा? जनरल एनास्थेटिक, और इससे क्या हो जाएगा? पोटेशियम चैनल ओपनर। ओके, क्या याद करना है? पोटेशियम चैनल ओपनर। तो पोटेशियम ओपनर भी बोल देते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल ही सिंपल है। जनरल एनास्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पोटेशियम ओपनर। इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है इसमें प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। क्या आता है? प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो अब हम देखेंगे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनास्थेटिक, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन यानी कि अब हम इसको तोड़ें, प्री यानी पहले और एनास्थेटिक यानी कि जब हम एनास्थेसिया शुरू करते हैं उससे पहले। तो प्री यानी पहले और एनास्थेटिक का मतलब है एनास्थेसिया शुरू करने से शुरू। तो एनास्थेसिया शुरू करने से पहले जो मेडिकेशन यूज करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम, कौन से ड्रग यूज करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे, जो हमें पता है कि जनरल एनास्थेसिया कब यूज करते हैं? जब हम कोई मेजर ऑपरेशन करते हैं, वाइटल फंक्शंस का ऑपरेशन करते हैं, जो वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग और ब्रेन वगैरह, जीआईटी, उनका जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या हम जनरल एनास्थेटिक यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वाइटल फंक्शंस है कि जिनके बिना आदमी जी नहीं सकता, तो उनकी हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम एक जो नर्वसनेस वगैरह होती है तो उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और इससे पहले हम क्या देखते हैं कि प्री एनास्थेटिक जो ऑपरेशन से पहले, जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन होना है तो उससे पहले की जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन यूज करते हैं। और प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन से यानी कि जो एनास्थेसिया, जब यानी कि आपका एनास्थेसिया में आपको दिया जाने वाला है फर्स्ट स्टेज से पहले जो आपको घबराहट वगैरह होती है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? जैसे इसमें हम देखेंगे अलग अलग कंडीशन, जैसे हम ऑपरेशन करवाएं तो हमें पहले ही क्या होती है? एंजाइटी ऑपरेशन, भाई पता है हार्ट का, किडनी का, किसी का ऑपरेशन होगा तो पहले अपने थोड़ी बहुत टेंशन रहती है। तो क्या होती है? एंजाइटी रहती है। एंजाइटी के अलावा अब हम देखें, जैसे जब भाई हमारा ऑपरेशन होगा तो हमारे क्या है, जो यूरिन एक्सक्रीशन और फीकल मेटल एक्सक्रीशन होगा वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो एक्सक्रीट नहीं होगा, तो हमें उनकी भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है
कि जैसे आदमी घबराहट होती है तो घबराहट में आदमी को क्या हो सकती है, उल्टी, तो इमेसिस हो सकती है, इमेसिस हो सकती है। एक तो एंजाइटी हो सकती है, इमेसिस हो सकता है। और उसमें इसको क्या होता है कि जब घबराहट होती है तो इसमें क्या होता है कि जैसे आदमी हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, कि भाई जैसे कई बार देखा जाता है कि किसी का ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन के लिए राजी नहीं होता, तो वो ऑपरेशन से दूर भागता है, तो उसको ऑपरेशन का जो डर बना हुआ बैठा हुआ होता है उसको बोला जाता है साइकोसिस के अंदर आता है वो। तो उसको क्या देते हैं हम, एंटीसाइकोटिक। तो एंटीसाइकोटिक भी एक ड्रग यूज करेंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग क्यों यूज करेंगे कि उसके जो घबराहट की वजह से वो कहीं भगेगा करेगा, भाई वो उसका ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो तो यही कर चाहेगा कि ऑपरेशन ना हो, घर वाले कहेंगे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो डॉक्टर क्या देता है उसको, साइकोसिस की ड्रग देता है। तो एक देते हैं हम साइकोसिस की ड्रग। और हम बात करें जैसे उसको पहले ही ऑपरेशन से पहले कोई अल्सर वगैरह हो तो हम अल्सर की ड्रग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एंजाइटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायाजिपाम देते हैं। और जो इमेसिस होता है, जिससे घबराहट से कोई उल्टी वगैरह हो जाती है कई बार, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डोमपेरिडोन। और एक और यूज करते हैं, वो यूज करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड। और बात करते हैं साइकोटिक में हम क्या यूज करते हैं, क्लोरप्रोमाजीन यूज करेंगे, क्लोरप्रोमाजीन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सीपीजेड यूज करते हैं। और जो अल्सर वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम एंटी अल्सर ड्रग जैसे सीमेटिडीन और ओमेप्राजोल ये हम देखेंगे। अब जैसे जब हम एंटीमेटिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन ड्रग भी आएंगी। और अल्सर जब हम पढ़ेंगे तो अल्सर में क्या आएगी, सीमेटिडिन और ओमेप्राजोल, तो ये हम यूज करते हैं। हमने जो लास्ट टाइम साइकोसिस पढ़ा था आपको याद होगा, उसमें हमने ड्रग पढ़ी थी क्लोरप्रोमाजीन, और एंजाइटी जनरल एनास्थेटिक वगैरह पढ़े थे, उसमें हमने क्या देखी थी, डायजिपाम। तो इनका एक यूज जनरल एनास्थेटिक में भी है। जब मैंने बेंजोडाइएजेपाइंस पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था कि जनरल एनास्थेटिक में यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जनरल एनास्थेटिक। तो जनरल एनास्थेटिक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जनरल एनास्थेटिक का डिस्क्रिप्शन से के बाद में हमने देखा कि स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया की एनास्थेटिक की स्टेज कौन कौन सी है। स्टेज में हमने 4 स्टेज देखी। इसमें पहली स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकंड स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड डेलिरियम, और जो थर्ड स्टेज इसमें इस स्टेज का हर्ट बोला जाता है, या इस स्टेज का मतलब इस सर्जरी का जो मेन पोर्शन बोला जाता है वो होती है स्टेज थर्ड। और स्टेज थर्ड में क्या होता है, सर्जिकल एनास्थेसिया। इसमें एक्चुअल सर्जरी होती है, एक्चुअल सर्जरी के बाद में जो रिहेबिलिटेशन, पेशेंट का दोबारा होश में आना, वो भी इसी में होता है। और कई बार बाय द वे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसमें ब्रेन एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो जो फोर्थ स्टेज तब आती है जब ब्रेन एडवर्सली अफेक्ट होता है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसमें क्या होता है, मेडुलरी पैरालिसिस। तो ब्रेन पैरालिसिस, जब मेडुलरी पैरालिसिस हो जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इसमें हमने ये थी हमारी स्टेज ऑफ जनरल एनास्थेटिक स्टेज देखी। स्टेज के बाद में हमने देखे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन में इनहेलेशन और इंट्रावीनस। इनहेलेशन में 2 कैटेगरी, गैस और वोलेटाइल ऑयल। गैस में हमने एक ही ड्रग पढ़ी, नाइट्रस ऑक्साइड, इंपोर्टेंट ड्रग है, ब्लू सिलेंडर में सप्लाई की जाती है। इसके अलावा हाइपोक्सिया करती है। वोलेटाइल ऑयल की बात करें तो हमने ईथर इरिटेंट है, हेलोथेन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करेगा, आइसोफ्लुरेन सीजर करेगी, और डेसफ्लुरेन और सियोफ्लुरेन ये देखी हमने।
इसके बाद में हम जो स्लोली एक्टिंग जो आती है उसमें आए। उसमें हमने देखा कि जो स्लोली एक्टिंग को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया था। इसमें एक मेरा था डायजेपाम फेंटेनाइल और डायजेपाम फेंटेनाइल कीटामाइन, तो इनके बारे में हमने देखा फेंटेनाइल ओपोइड एनाल्जेसिक है। और एक थी इसमें हमने इंड्यूसिंग एजेंट जो फास्टली एक्टिंग थी, उसमें टैप से याद किया थायोपेंटोन, एटोमिडेट और प्रोपोफोल। प्रोपोफोल के बारे में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। प्रोपोफोल क्या है? एज OW इमल्शन हम यूज करते हैं। और इसके बाद में हमने देखा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल एनास्थेटिक से ही हमने बना लिए, क्या बना लिए? GK, तो यानी कि पोटेशियम चैनल ओपनर। इसके बाद में हमने जो लास्टली हमारा जो डिस्कस किया था वो किया था प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, कि जब हम ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उससे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं। तो जैसे उनमें जैसे एंजाइटी होगी तो एंजाइटी में डायजेपाम यूज करेंगे। उससे पहले अगर उनमें कोई अल्सर वगैरह होगा तो अल्सर में हिस्टामिन ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज करते हैं। इसके बाद में हमने देखा अगर ईमेटिक हुई, अगर उसको उल्टी होती है घबराहट से, तो हम मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा अल्सर तो सीमेटेडिन ओमेप्राजोल यूज कर सकते हैं। और अगर कोई साइकोटिक कंडीशन हुई तो हम क्लोरप्रोमाजीन यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जनरल एनास्थेटिक। तो ये एक CNS का पार्ट था, तो जो आज हमारा कंप्लीट हो गया।